हेलो एवरीवन, एक्सलेंट लर्निंग के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर साइकोलॉजी में बुद्धि परीक्षण के बारे में, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो टीचर्स कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट, इनका यूज़ सर्वाधिक होता है मनोवैज्ञानिक जो मानसिक अस्पताल होते हैं, उपचार गृह जो होते हैं, वहाँ नैदानिक मूल्यांकन करने के लिए इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम बच्चे का चुनाव करने के लिए, बेस्ट का सिलेक्शन करने के लिए भी इन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कॉलरशिप देनी है, कुछ प्रतियोगिताएं करनी है, तो उसमें यह परीक्षण करके हम बेस्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड है पिछड़े बालकों के चुनाव के लिए। जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, जो सामान्य धारा से पिछड़े हुए होते हैं, उनका चुनाव करने के लिए, उनका सिलेक्शन करने के लिए भी इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई मानसिक रोग से ग्रस्त है या शारीरिक रोग से ग्रस्त बच्चा है, तो उसका चुनाव भी इन परीक्षणों से आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने के लिए भी बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। हम वर्गीकृत करना चाहते हैं कि कौन से बच्चे तीव्र बुद्धि वाले हैं या मंद बुद्धि वाले हैं, साधारण बुद्धि वाले हैं, तो इस तरह का वर्गीकरण करने के लिए भी हम बुद्धि परीक्षण का सहायता बुद्धि परीक्षण की हम लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपराधी है कोई बच्चे या समस्यात्मक बच्चे हैं, उनमें सुधार करने के लिए। अपराधी जो बच्चे हैं उनमें सुधार करने के लिए बुद्धि परीक्षणों से हमें पता चल जाता है कि कोई विद्यार्थी है वह असंतुलित क्यों है, अपराधी क्यों है, क्योंकि इससे हमें व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। व्यक्तित्व संबंधी जो समस्याएं होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है बुद्धि परीक्षणों से। तो जब हमें जानकारी हो जाती है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है, जो बच्चे होते हैं उनकी क्षमता के अनुसार उनको हम कार्य दे सकते हैं, क्षमता के अनुसार कार्य देने में। बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा हमें जो सामान्य योग्यता है उनका पता कर लेते हैं, मानसिक योग्यता है, मानसिक जो आयु है उसका अनुमान लगा करके विद्यार्थी में कार्य करने की क्या क्षमता है उसका पता लगा सकते हैं और उसके आधार पर उनके कार्य का आवंटन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि विद्यार्थियों में व्यावसायिक योग्यता का नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों में व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षाओं के उपयोग से करके हम जो परीक्षण करते हैं उसके आधार पर व्यवसाय की उन योग्यताएं कितनी है, कितने में दक्षता है, इसका पता हम लगा सकते हैं और उनका चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि उनकी विशिष्ट योग्यताओं का पता लगाने के लिए, विशिष्ट योग्यता का पता लगाने के लिए, तो यदि किसी विद्यार्थी में विशिष्ट योग्यता है तो वह भी हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं और उनको सही तरह से हम गाइडेंस कर सकते हैं, शैक्षिक निर्देशन भी हम उनको दे सकते हैं। भावी सफलताओं का ज्ञान भी कर सकते हैं, भावी सफलताओं के ज्ञान के। बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं उनकी भावी सफलताएं क्या होगी, क्या आगे जाके वो क्या बनेंगे, उनमें किस प्रकार की योग्यता निहित है, उसका पता हम लगा सकते हैं, जिससे अगर हम सही शैक्षिक निर्देशन दें तो वे अपने जीवन में सफल भी हो सकते हैं। और उसके बाद में है अपव्यय का निवारण करने के लिए, अपव्यय का निवारण करने के लिए। एक स्कूल में पढ़ने वाले जो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सभी में समान प्रकार की योग्यताएं नहीं होती है, समान प्रकार के गुण नहीं होते हैं, उनको एक प्रकार की स्टडी दी जाती है। लेकिन बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा हम उनकी योग्यताओं को ज्ञात कर सकते हैं, जिससे वे अपनी योग्यता के आधार पर जो बुक्स हैं उनका चुनाव कर सके और उनको निर्देशित कर सके। तो जिससे यदि व्यक्ति में योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पुस्तकों का चुनाव कर लेता है, ऐसा शिक्षण का चुनाव कर लेता है जिससे उसका समय का भी अपव्यय होता है, साथ ही वित्त का भी अपव्यय होता है। तो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम इस तरह के अपव्यय को रोक सकते हैं। तो ये थे बुद्धि परीक्षणों की क्या उपयोगिता है। और आइए अब हम समझते हैं कि बुद्धि परीक्षण का क्या इतिहास है। और आइए अब हम बुद्धि परीक्षण को समझने से पहले जान लेते हैं कि इसका क्या इतिहास रहा है, कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत मानी जाती है वह 1772 में लेवेटर नाम के एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे।
लेवेटर, जिसे कुछ बुक में लेवेस्टर का नाम भी दिया गया है। तो इन्होंने शरीर रचना के आधार पर बुद्धि परीक्षण दिया था। शरीर रचना के आधार पर या शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन्होंने बुद्धि बताई थी कि किस प्रकार की शरीर रचना रखने वाले व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ऐसा लेवेटर ने बताया था। और उसके बाद में 1879 में 1879 में आए थे विलियम वुंट। इन्होंने जर्मनी में पहली बार प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। यह भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की थी, तो वो थे विलियम वुंट। प्रयोगशाला स्थापित की थी। और उसके बाद में थे 1911 में स्टर्न और कोहलमान। इन्होंने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। बुद्धि परीक्षण का बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था और वह सूत्र था मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। इंटू 100 नहीं था, सिर्फ मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु यह दिया था 1911 में स्टर्न और कोहलमान ने। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जो बुद्धिलब्धि निकालने का जो फॉर्मूला दिया था किसने दिया था, तो यह फॉर्मूला दिया था स्टर्न और कोहलमान ने। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षा के संबंध में कार्य किया था, जिसके अंदर बीने भी था, बीने ने साइमन के साथ एक बीने साइमन बुद्धि मानक्रम बनाया था। बीने साइमन। और इस जो बुद्धि परीक्षण में फिर बाद में टर्मन ने संशोधन किया था। टर्मन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने संशोधन किया और बिने साइमन को नाम दिया था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या मानक्रम। बिने की अल्फ्रेड जो बिने थे, इनकी 1911 में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में टर्मन ने इस संबंध में कार्य किए थे। तो टर्मन ने जो बुद्धि परीक्षण दिए थे, उन बुद्धि परीक्षणों को समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानसिक आयु होती क्या है। यह जो शब्द बार बार आ रहा है मानसिक आयु, इसका क्या मतलब है। तो मानसिक आयु जो होती है वह किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि परीक्षा हम करते हैं उस समय बुद्धि परीक्षा के द्वारा जो ज्ञात की जाती है सामान्य मानसिक योग्यता, वही उसकी मानसिक आयु होती है। यानी कि यह एक सामान्य मानसिक योग्यता होती है मानसिक आयु। और उसके बाद में बुद्धि लब्धि का जो शब्द है वह भी बार बार आ रहा है, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि का मतलब होता है कि वह मानसिक योग्यता जो है वह किस गति से विकास कर रही है, उसमें कितनी उपलब्धि हो रही है, तो वह बुद्धि लब्धि कहलाती है। अब बुद्धि लब्धि को निकालने का जो फॉर्मूला है, जो विकसित फॉर्मूला था, वह दिया था टर्मन ने। टर्मन ने ये फॉर्मूला दिया था। इन्होंने बीने के आधार पर ही बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था और यह सूत्र है बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो जो स्टर्न और कोहलमान ने 1911 में अपना जो फॉर्मूला दिया था वह था सिर्फ मानसिक आयु और वास्तविक आयु। लेकिन टर्मन ने जब यह फॉर्मूला दिया तब इसके अंदर इसका पूरा फॉर्मूला था मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। यह दिया था टर्मन ने। इस फॉर्मूला को समझें उससे पहले हम टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण बताया था उस टेबल को समझ लेते हैं।
और उस टेबल को हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें 10 तक वर्गीकरण किए गए थे, 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और यह 25 से कम सबसे कम है और जो सबसे अधिक है वह 140 से अधिक है। अब इसमें किस प्रकार से वर्गीकरण किया था टर्मन ने? तो टर्मन ने बताया था कि जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से कम है वे महामूर्ख होते हैं, यानी इडियट्स होते हैं, और इससे ऊपर की जो श्रेणी है वह मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं, और उससे ऊपर की जो श्रेणी है वह अल्प बुद्धि वाले होते हैं। और 70 से कम जिनका IQ है वे क्षीण बुद्धि वाले कहलाते हैं, क्षीण बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। और 70 से 80 के मध्य होते हैं। 70 से कम वाले निश्चित डेफिनेटली क्षीण बुद्धि, निश्चित क्षीण बुद्धि, और यहाँ पर यह क्षीण बुद्धि वाले होते हैं। 80 से 90 के मध्य यदि बुद्धि लब्धि है तो वे होते हैं मंद बुद्धि, डलनेस होती है, डल होते हैं वे। और 90 से 110 वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें सामान्य बुद्धि पाई जाती है, यानी कि वे एवरेज होते हैं। 110 से 120 के मध्य श्रेष्ठ बुद्धि, यानी सुपीरियर बुद्धि, और 120 से 140 तक अति श्रेष्ठ बुद्धि, वेरी सुपीरियर। और 140 से ऊपर जो व्यक्ति होते हैं या जो बालक होते हैं वे प्रतिभाशाली बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि, जीनियस। अब जो हमने टर्मन का जो फॉर्मूला पढ़ा था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, उसके आधार पर इस टेबल को और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बालक है, उसकी मानसिक आयु है 10 वर्ष और उसकी वास्तविक जो आयु है वह है 8 वर्ष। अब इसके आधार पर बुद्धि लब्धि क्या होगी? मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो IQ बराबर, फॉर्मूला हम जानते हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, टर्मन का ये फॉर्मूला है। और मानसिक आयु यहाँ पर हो गई है 10 वर्ष, वास्तविक आयु है 8 वर्ष इंटू 100, तो यहाँ आता है 125। 125 अब देख लेते हैं इस टेबल में किस श्रेणी के अंदर आता है, तो यह आता है यहाँ पर 120 से 140 के मध्य है। तो यहाँ पर 125 स्टैंड करता है, तो इसका मतलब उस बालक की बुद्धि क्या हुई? अति श्रेष्ठ बुद्धि हुई, वेरी सुपीरियर उसकी इंटेलिजेंसी हो गई। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला के द्वारा हम उसकी आयु निकाल सकते हैं। अब ये मानसिक आयु किस प्रकार से ज्ञात हुई है, तो इसके लिए जो टर्मन ने एक स्कूल में एक परीक्षण किया था, उसके अंदर इन्होंने मान लीजिए जैसे 5th क्लास है, 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर बनाया था। उस पेपर में 5 क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन था। और एक पेपर था एक पेपर था जिसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बनाए थे। अब यदि 5th क्लास के विद्यार्थी जो हैं अपनी क्लास के लेवल के आंसर दे देते हैं तो उनका वह सामान्य स्तर होता है, क्योंकि अपनी क्लास के आंसर दे दिए। लेकिन यही जो आंसर है इस तरह के जो दे दिए, तो इसका मतलब उनका जो बुद्धि है वह सामान्य स्तर से कुछ अधिक है। तो ये मानसिक आयु जो है हम विभिन्न परीक्षणों से ज्ञात करके और इस फॉर्मूला के द्वारा हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने के बाद इस टेबल के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी बुद्धि जो है वह किस प्रकार की है। और अब हम जानते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षाओं के बारे में, कि जो सामान्य बुद्धि परीक्षाएं होती है वह कितने प्रकार की होती है। सामान्य बुद्धि परीक्षाएं होती है वह 4 प्रकार की होती है। पहली है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और फिर है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फिर थर्ड है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, और फोर्थ है अभाषायी बुद्धि परीक्षण, अभाषायी बुद्धि परीक्षण।
तो बुद्धि परीक्षाएं जो है 4 प्रकार की होती है। कुछ परीक्षाएं शाब्दिक प्रकार की होती है, कुछ अशाब्दिक भी होती है, क्रियात्मक और अभाषाई। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होते हैं उनके अंदर जो परीक्षण, शाब्दिक के अंदर जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसके अंदर लिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है और लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यह इसीलिए शाब्दिक परीक्षण कहलाता है। लेकिन इसके लिए जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है उस व्यक्ति का शिक्षित होना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तभी वह शाब्दिक परीक्षण उस पर किया जा सकता है, ताकि वह पढ़कर उस निर्देशों को समझ सके, उन बातों को समझ सके और जो भी प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं वे उनका उत्तर लिख करके बता सके। तो यह शाब्दिक परीक्षण होता है और यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण, इंडिविजुअल टेस्ट, वैयक्तिक परीक्षण, और दूसरा होता है शाब्दिक समूह परीक्षण। तो यह जो शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण होता है इसमें जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उसके लिए ये परीक्षण किया जाता है और इसमें एक समय में एक व्यक्ति का ही परीक्षण किया जा सकता है। जब बहुत सारे व्यक्तियों का परीक्षण करना हो, बुद्धि का परीक्षण करना हो, तब यह परीक्षण नहीं किया जाता है। इस परीक्षण में केवल एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। कुछ लिखित शब्द दिए जाते हैं, वाक्य दिए जाते हैं और जिसका स्वरूप इस तरह का होता है कि वह व्यक्ति एक समय में एक का उत्तर दे सके और उस परीक्षण को क्रियान्वित कर सके। और यह जो परीक्षण था सबसे पहले दिया था फ्रेंच मनोवैज्ञानिक बीने और साइमन ने दिया था। बीने और साइमन इनके साथी थे, इन्होंने यह परीक्षण दिया था। अब चूंकि यह जो परीक्षण है एक समय में एक ही व्यक्ति का किया जाता है, जब हमें एक समय में बहुत सारे व्यक्तियों का परीक्षण करना हो तब हमें जो शाब्दिक परीक्षण का दूसरा प्रकार है यानी कि शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण का उपयोग करना पड़ता है। समूह बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षण के अंदर शब्द भी होते हैं, वाक्य, संख्याएं, इन सभी निर्देशों का प्रयोग किया जाता है और एक समय में अधिक लोगों का, अधिक व्यक्तियों पर यह परीक्षण क्रियान्वित किया जा सकता है। इनको जो है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय सैनिकों की बुद्धि मापने के लिए इस प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता हुई थी। जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण, ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि आर्मी अल्फा परीक्षण कौन सा परीक्षण है। तो ये एक बुद्धि परीक्षण है और उसमें भी यह शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट। इस टेस्ट को सबसे पहले अमेरिका में यूज़ किया गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जो सैनिक थे, सेना के जो लोग थे, उनके पदाधिकारियों का चुनाव करना था। तो उस समय यह परीक्षण किया गया था कि जो शाब्दिक जिनमें योग्यता है, जो शिक्षित मनुष्य हैं, उनके लिए यह प्रयोग किया गया था। और इसका जो मैटर है काफ़ी कुछ स्टैनफोर्ड बिने स्केल है उससे मिलता जुलता है। और उस समय लगभग 20 लाख लोगों पर यह परीक्षण अमेरिका में किया गया था। इसका नाम था आर्मी अल्फा परीक्षण। और एक और परीक्षण है जिसका नाम है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, इसका जो प्रयोग किया गया था यह अमेरिका में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो सेना के जो विभिन्न अलग अलग जो डिपार्टमेंट थे उसमें सेनाओं का वर्गीकरण करने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया गया था। तो यह थे शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा और आर्मी जनरल बुद्धि परीक्षण। अब आता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अशिक्षित होते हैं। इसमें संकेत संबंधी निर्देश हैं या चित्र संबंधी निर्देशों का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और इस परीक्षण के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वह है फ्रीमैन का। फ्रीमैन ने 1965 में एक बुद्धि परीक्षण दिया था जिसका नाम था रेवेन प्रोग्रेसिव
मैट्रिसेस टेस्ट। यह एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो परीक्षण है वह किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, सृजनात्मकता से है, व्यक्तित्व से है। तो इसका सही आंसर है यह एक बुद्धि परीक्षण है। और बुद्धि परीक्षण में भी कौन सा है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जिसे दिया था फ्रीमैन ने 1965 में। और अब थर्ड है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। यह हम पढ़ रहे हैं बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, जिसमें से 2 हमने पढ़ लिए हैं और ये थर्ड है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अब क्रियात्मक जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उसमें मोटर एक्टिविटी होती है, क्रियात्मकता होती है और जो चित्र दिए जाते हैं उसके अंदर पूर्णता पर इसमें जोर दिया जाता है। इसके अंदर कुल 21 कार्ड होते हैं और हर एक कार्ड में एक चित्र होता है जो आधा अधूरा होता है और जब व्यक्ति को ये दिखाया जाता है उसे पूरा भाग उसे कंप्लीट करना होता है। उसके आधार पर उसकी बौद्धिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें चित्र के द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा ब्लॉक डिज़ाइन के द्वारा भी कुछ ब्लॉक दे दिए जाते हैं, रंगीन ब्लॉक होते हैं, अलग अलग डिज़ाइनों में उनको कलर किया हुआ होता है और उनको एक विशेष स्ट्रक्चर में उनको संरचित करना होता है। तो ये ब्लॉक के द्वारा भी यह परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा कोई वस्तु है उसके भागों का संकलन किया जाता है, यानी एक चित्र दे दिया, मान लीजिए किसी झोपड़ी का या किसी मकान का चित्र दे दिया, उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग टुकड़ों में। अब व्यक्ति को दे दिया जाता है कि वह उसे सही से व्यवस्थित करे। तो वह जो व्यवस्थित करता है उसमें कितना समय लेता है, उनका आकलन करने के आधार पर उसकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। उसके अलावा जो अंग प्रतीत होता है उसके अनुसार जो प्रतीक दिए जाते हैं उसके आधार पर व्यक्ति को उसके अंग जो होते हैं उसको सही स्थान पर लगाने होते हैं। जैसे ऊंट का चित्र दे दिया है और उसको सही तरह से उसको स्ट्रक्चर बनानी है। तो यह जो होता है यह क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है। इसमें मोटर एक्टिविटी भी होती है। और जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होते हैं उसमें जो सबसे फेमस बुद्धि परीक्षण है वह भाटिया बैटरी का है। भाटियाकृत बहुत ही फेमस परीक्षण है। भाटियाकृत क्रियात्मक बुद्धि बैटरी भी बोलते हैं इसे। यह परीक्षण एक परीक्षण नहीं, इसमें बहुत सारे परीक्षण होते हैं जिसमें ब्लॉक भी डिज़ाइन किए जाते हैं और चित्रों का संकलन भी किया जाता है। सही आकृति बनानी होती है, पूरी आकृति बनानी होती है। उसके आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं, समय नोट किया जाता है और उन अंकों के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो यह हो गया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। और अब है लास्ट 4th अभाषाई बुद्धि परीक्षण। अभाषाई बुद्धि परीक्षण। अभाषाई बुद्धिकरण में भाषा नहीं होती, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। इसके अंदर चित्र होते हैं, डायग्राम होते हैं और रेखा गणित से संबंधित चित्र होते हैं और उसके आधार पर भूल भुलैया से संबंधित जो रेखाएं खींचना होता है, खूब सारे ब्लॉक होता है, उनको गिनना होता है, अंक होते हैं, उनके प्रतीक बनाना होता है, किसी चित्र को पूरा करना होता है, या रेखा गणित से संबंधित समस्याएं होती है उनको हल करना होता है। ये अभाषाई बुद्धि परीक्षणों के अंदर किया जाता है। अब हमारे देश में अभाषाई बुद्धि परीक्षण बहुत सारे प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षण भी है, जैसे E.A. मेंजल का अभाषाई बुद्धि परीक्षण है जो काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बोसकृत है रेवंस कलर्ड मैट्रिसेस। बोस ने बनाया था रेवन कलर्ड मैट्रिसेस। तो ये बुद्धि परीक्षण है। और ये जो अभाषाई बुद्धि परीक्षण होता है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये अनपढ़ लोगों के ऊपर भी ये परीक्षण किया जा सकता है जिन्हें पढ़ना नहीं आता है। साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर भी ये परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि जो शाब्दिक हुए या क्रियात्मक हुए ये हम छोटे बच्चों पर नहीं कर सकते हैं। तो उन बच्चों का बुद्धि परीक्षण करने के लिए अभाषाई बुद्धि परीक्षण किए जा सकते हैं। तो ये थे कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं। सो स्टूडेंट्स, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर साइकोलॉजी के लिए देखते रहिए एक्सेलेंट लर्निंग के वीडियोस। थैंक यू।